गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का तीसरा चैप्टर निर्धनता एक चुनौती इसको देखा था। अब हम लोग आज ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर क्लाइमेट यानी कि जलवायु, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आज हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द चैप्टर, जो हम लोग इस संपूर्ण अध्याय में पढ़ने वाले हैं, मौसम और जलवायु की व्याख्या या दोनों में अंतर हम लोग देखेंगे। वेदर एंड क्लाइमेट, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे उनमें से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय मानसून, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस चैप्टर का, कि भारत में किस प्रकार से मानसून का आगमन होता है, फिर कैसे वर्षा होती है, किस क्षेत्र में वर्षा होती है, और फिर वो पीछे लौटते मानसून के कारण कहाँ कहाँ वर्षा होती है, और भारत में किस प्रकार से ऋतुओं का निर्माण होता है। इन सभी बातों को और भारतीय मानसून का महत्व भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद में भारत में वर्षा का वितरण देखेंगे, कौन से जगह पर कितनी वर्षा होती है और क्यों होती है। फिर देखेंगे लास्ट पॉइंट है मानसून एकता का परिचय कैसे है। इन सभी 6 बिंदुओं को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मौसम और जलवायु किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। वेरी सिंपल। हम लोग दैनंदिन जीवन में भी, जैसे गर्मी के दिन हैं, 4-5 बज गए हैं, आप लोग कभी कभी बोलते अरे यार अभी का मौसम बहुत ही गर्म है। हो सकता है 2 घंटे के बाद में कहीं से ठंडी हवा आ गई तो आप बोलते यार अभी का मौसम बहुत ही सुहाना है, बढ़िया हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। इन 2 बातों में, 2 घंटों के डिस्टेंस में आपका मौसम क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया। तो मौसम ये जो है वायुमंडल की किसी जगह पर उस समय की अल्पकालीन स्थिति होती है, यानी कि मौसम हमेशा परिवर्तनीय होता है। आप क्लासरूम में बैठे हो, आपको बहुत ही ठंडी लग रही है, हो सकता है कहीं से बहुत ही गर्म हवा अगर आपके क्लास में आती है तो आपको अच्छा लगता है, तो मौसम चेंज हो गया। या आप गर्मी में बैठे हो, कहीं से ठंडी हवा आ जाती है, मौसम चेंज हो गया है। आप लोग कहीं जा रहे हैं, बहुत गर्मी लग रही है, अचानक वर्षा हो गई, मौसम ठंडा हो गया। यानी कि किसी क्षेत्र में उस समय जब आप वहाँ पर रहते हो, उस समय वायुमंडल की जो स्थिति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। मौसम हमेशा परिवर्तनीय होता है, हमेशा बदलते रहता है। सुबह का मौसम अलग हो सकता है, दोपहर का मौसम अलग हो सकता है, शाम का मौसम अलग हो सकता है, रात का मौसम अलग हो सकता है। तो इसीलिए उसकी जो व्याख्या की जाती है, मौसम एक विशेष समय के, विशेष समय, क्योंकि ये हमेशा बदलता रहती है, इसलिए उस समय हो सकता है दूसरे समय में मौसम चेंज हो जाए। एक क्षेत्र के वायुमंडल की जो अवस्था होती है उसे हम लोग कहते हैं मौसम। मौसम की अवस्था दिन में कई बार बदलती है, जैसा अभी मैंने कहा, और मौसम हमेशा परिवर्तनीय होता है, ये अल्पकालीन स्थिति होती है। अब हम देखेंगे जलवायु। जलवायु एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि, लगभग 30 से 35 वर्ष के मौसम का औसत होता है। सिंपल मीनिंग में मैं आपको पहले बता रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जलवायु मतलब किसी विशेष क्षेत्र का या बहुत बड़े भूभाग का, जैसे एक हमारे महाराष्ट्र हो सकता है या हमारा देश हो सकता है, एक बड़े विशाल भूभाग का जो भी मौसम होता है लगभग 30 से 35 साल। इसमें मुख्यतः तापमान और वर्षा के जो आंकड़े होते हैं
उनको कलेक्ट किया जाता है और उसका एक औसत निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है, और फिर उस भूभाग की एक क्या तय की जाती है, जलवायु। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 से 35 वर्ष में मौसम की अवस्थाओं को, जैसे मैंने कहा कि मौसम के तापमान और मुख्य रूप से वर्षा, ये दो प्रमुख घटक है, उनके आंकड़े, मतलब उस समय कितनी वर्षा हुई, उस साल में टेम्परेचर कैसा था, उसका एवरेज निकाला जाता है। ऐसा एवरेज एक साल का नहीं, लगभग 30 से 35 साल का एवरेज आंकड़े कलेक्ट करके उसका एवरेज निकाला जाता है, और फिर उसको बताया जाता है कि भारत की जलवायु इस प्रकार से है, उष्ण जलवायु है या आर्द्र जलवायु है या शुष्क जलवायु है या ठंडी जलवायु है या शीतोष्ण जलवायु है। तो मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। जलवायु लगभग स्थिर होता है, मैंने कहा कि उसमें सामान्यतः परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि मुंबई उष्ण एवं आर्द्र है, तो मुंबई का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा उसमें अंतर नहीं आता है, दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत अधिक अंतर नहीं आता है, और ना ही ऋतुओं में भी कोई विशेष परिवर्तन होता है, थोड़ा बहुत कम होता है, 8-10 डिग्री का उसमें डिफरेंस होता है, अपवादात्मक स्थिति में ही कभी बहुत कम हो जाता है। जलवायु लगभग स्थिर होती है। सामान्यतः जो वायुमंडल के जो प्रमुख तत्व है, तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण, ये दोनों में होते हैं, यानी कि मौसम में भी ये घटक होते हैं और जलवायु में भी ये घटक होते हैं। तो इस प्रकार से ये मौसम और जलवायु में आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा जाता है। सामान्यतः मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति जो है अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। मतलब ये जो मौसमी पवन होते हैं, ये ऋतुओं के अनुसार अपने वायु की दिशा में, मतलब बहने की दिशा में परिवर्तन करते हैं। इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। जैसे आगे बढ़ता हुआ मानसून और फिर रिटर्न आता है पीछे हटता हुआ मानसून। आगे बढ़ता हुआ मानसून कैसे आगे जाता है और पीछे हटता मानसून जो रिटर्न आता है, इसका मतलब होता है वो अपने वायु की जो दिशाएं हैं वो दिशाएं बदल कर बहते हैं, उन्हें ये मानसून पवन कहते हैं। आगे हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। अब हम देखेंगे भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। आप लोग जानते हैं भारत एक मानसूनी देश है, मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत के साथ साथ एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण एशिया, यानी कि जहां हम लोग है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, ये प्रमुख रूप से ब्रह्मदेश है, ये सारे जो है दक्षिण एशियाई देश, और दक्षिण पूर्वी एशियाई जो है ऑस्ट्रेलिया का भी हिस्सा आता है, उसमें इंडोनेशिया आता है, मलेशिया आता है, ये देश है। तो इन देशों में ये मानसूनी जलवायु पाई जाती है, और उधर थोड़ा फिर वेस्ट इंडीज वगैरह मध्य अमेरिका में भी कुछ देशों में ये जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु की अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। प्रादेशिक भिन्नताएं मतलब होता है मानसूनी जो जलवायु है, भला ही सभी हम कहते हैं कि पूरा भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है, लेकिन भारत में अलग अलग जगह पर तापमान में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं और वर्षा के वितरण में भी भिन्नताएं पाई जाती है, और इसीलिए प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती है। तापमान और वर्षण के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार भिन्नताएं पाई जाती है, ये कुछ उदाहरण द्वारा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। आप लोग जानते हैं गर्मियों के दिन में राजस्थान में मरुस्थल में कुछ भागों में तापमान लगभग 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं वहाँ पर विस्तीर्ण रूप से मरुस्थल फैला हुआ है, और मरुस्थल में बालू होती है, और बालू का गुणधर्म होता है बहुत अधिक जल्दी गर्म होती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसीलिए वहाँ पर 50 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। जबकि उसी समय गर्मी में जम्मू और कश्मीर में पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री रहता है। वही सर्दी के रात में जम्मू कश्मीर में द्रास क्षेत्र का तापमान -45 डिग्री हो जाता है। देखिए जम्मू कश्मीर के द्रास क्षेत्र में शीत ऋतुओं में, सर्दी मतलब विंटर ऋतु में -45 डिग्री टेम्परेचर। तो उसी समय दक्षिण भारत में तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी, वहाँ पर 22 डिग्री टेम्परेचर है। तो देखिए किस प्रकार से दोनों में अंतर है, जहाँ एक बहुत जगह पर बहुत ठंडी है तो दूसरी
बहुत अधिक गर्मी नहीं, लेकिन गर्म स्थान है। ये हमारी भौगोलिक स्थिति के कारण भी और अक्षांशीय विस्तार के कारण भी है और ऊंचाई के कारण भी है। इन सभी कारणों को अब हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं कि आप जानते हैं थार के मरुस्थल में दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर क्यों होता है? वेरी सिंपल, अभी जो मैंने बताया, थार के मरुस्थल में दिन में तापमान अधिक होता है और रात में तापमान एकदम कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि थार के मरुस्थल में विस्तीर्ण रूप से बालू फैली हुई है और बालू का गुणधर्म होता है दिन में सूर्य की किरणों के कारण वो बहुत अधिक गर्म होती है और इसीलिए दिन में तापमान अधिक होता है। जबकि बालू का दूसरा गुणधर्म ये है कि जितनी जल्दी वो गर्म होती है उतनी जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है और रात के समय बालू बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और इसीलिए रात में तापमान एकदम कम हो जाता है। जैसे दिन में वहाँ पर 50 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रात में 15 डिग्री तक गिर जाता है। कितना डिफरेंस है? 35 डिग्री का लगभग। तो इसीलिए दिन और रात के तापमान में अंतर है। इसके दो प्रमुख कारण मैंने बताए। बालू के गुणधर्म, दिन में बहुत अधिक गर्म होता है सूर्य के किरणों के कारण, इसलिए तापमान अधिक, और रात में बालू जल्दी ठंडी होती है और इसीलिए वहाँ तापमान गिर जाता है या एकदम कम होता है। केरल और अंडमान एवं निकोबार में दिन और रात के तापमान लगभग समान क्यों होता है? क्योंकि प्यारे बच्चों, केरल एक तटीय प्रदेश है, यानी कि समुद्र किनारा लगा हुआ है, और अंडमान निकोबार तो द्वीप समूह है, चारों तरफ तो वहाँ पर पानी ही पानी है। और आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, पानी का गुणधर्म होता है, पानी जल्दी गर्म नहीं होता है और जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, और इसीलिए वहाँ पर जो तापमान है दिन और रात का वो लगभग समान होता है। 1-2 डिग्री थोड़ा रात में कम हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। और दूसरा, आर्द्रता होती है वहाँ पर, और इसीलिए वहाँ पर दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं आता है, क्योंकि पानी बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है सूर्य की किरणों से और ना ही बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो इस प्रकार से तापमान वहाँ पर लगभग समान बना रहता है। हमारे देश में वर्षण के रूपों, आप लोग जानते हैं रूप, अलग अलग रूप है। जैसे हिम के रूप में होता है, सहिम वर्षा के रूप में होता है, और आप लोग जानते हैं ओले, जिसे हम लोग कहते हैं ओले, और एक सिंपल पानी के रूप में जो होता है यानी कि वर्षा। ये 3 उसके रूप माने जाते हैं। प्रकार भी है वर्षण के, तो प्रकार में आप लोग लास्ट ईयर पढ़े थे। प्रकार में मुख्य रूप से आप लोग जानते हैं कि संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और पर्वतीय वर्षा। इसके बाद में भारत में होने वाला जो वर्षण है यानी कि वर्षा है, इसकी मात्रा भी कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। कहीं पर फ्लड आते हैं यानी कि बाढ़ आती है, तो कहीं पर सूखा पड़ जाता है। तो मात्रा में भी भिन्नताएं हैं और ऋतुओं के अनुसार भी वितरण में भिन्नताएं हैं। मतलब कहीं पर वर्षा ऋतु में बारिश होती है तो कहीं पर शीत ऋतु में बारिश देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये हमारे देश में वर्षा के रूपों में भी भिन्नता है, वर्षा के प्रकारों में भी भिन्नता है। मतलब अलग अलग प्रकारों की वर्षा होती है। फिर हमारे देश में मिलने वाला जो जल की मात्रा है उसमें भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्थान के अनुसार भिन्नताएं हैं, और ऋतुओं के अनुसार भी वर्षा के वितरण में भिन्नताएं हैं। हिमालय में वर्षण हिम के रूप में होता है तथा देश के फिर शेष भागों में वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भी भिन्नताएं देखी जाती है। जैसे मेघालय में 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो लद्दाख में, पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम। एक्चुअली मेघालय में 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मतलब वहाँ पर तो वार्षिक वर्षा जो है 1200 सेंटीमीटर होती है, लेकिन यहाँ तो बहुत कम दिया है। लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी, एक तरफ बहुत अधिक वर्षा तो दूसरी तरफ बहुत कम है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, लगभग पूरे भारत में आगे बढ़ते हुए मानसून यानी कि जून सितंबर, जिसे हम लोग 4 महीने को हम लोग वर्षा ऋतु कहते हैं, तो पूरे भारत में लगभग इसी से वर्षा होती है। लेकिन तमिलनाडु का एक तट है और थोड़ा आंध्र का तट भी है और उड़ीसा, ये तीनों राज्य जो है यानी कि अभी वर्तमान थोड़ा तेलंगाना भी आता है उसमें, तो उसमें इन राज्यों में प्रमुख रूप से जो आप लोग चक्रवात सुनते होंगे
अक्टूबर नवंबर में आते हैं, तो इसके कारण वहाँ पर वर्षा होती है। इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। जैसे मैंने कहा, तटीय क्षेत्रों में जो पानी ज़्यादा गर्म नहीं होता है और जल्दी ठंडा नहीं होता है, इसके लिए वहाँ तापमान हर एक मौसम में या हर एक ऋतुओं में लगभग एक जैसा होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। जैसे जैसे हम लोग तटीय इलाकों में तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लगभग वर्ष भर एक समान ही होता है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग तटीय क्षेत्र से अंदर जाएंगे, मतलब भीतरी भागों में जाएंगे, वैसे वैसे वहाँ पर तापमान में अंतर जाता है। दिन में तापमान ज़्यादा, रात में तापमान कम, या गर्मी के दिनों में तापमान ज़्यादा, ठंडी के दिनों में अधिक ठंडी, इस प्रकार से वहाँ पर अंतर दिखाई देता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पूर्व में ज़्यादा वर्षा होती है, पश्चिम में कम कम होती जाती है। जलवायु की भिन्नता, मुख्य रूप से जो जलवायु ये कारक है, न केवल पशु पक्षी पेड़ पौधे बल्कि मानवीय जीवन को भी प्रभावित करता है। तो जलवायु की भिन्नता लोगों के जीवन में विविधता लाती है। जैसे ऋतुओं के अनुसार हम लोग भोजन करते हैं, उस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं और उस प्रकार के हम लोग घर भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से जलवायु की ये जो विविधता है, जलवायु की जो असमानताएं है, कहीं पर अधिक तापमान, कहीं पर कम तापमान, कहीं पर अधिक वर्षा, कहीं पर कम तापमान, कहीं पर आर्द्र युक्त, कहीं पर शुष्क जलवायु, इस प्रकार की जो विविधता है जलवायु में, तो ये विविधता मानवीय जीवन के विविधता को भी प्रभावित करती है। और उसी के अनुसार हम लोग भोजन, अगर ठंडा मौसम है तो हम लोग चाय पकौड़े खाने में बड़ा आनंद लेते हैं, ठीक है। अगर गर्मी का मौसम है तो हम लोग शरबत लेने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग कपड़े, ठंडी के दिनों में हम लोग इस प्रकार से स्वेटर और थोड़े गर्म लगने वाले कपड़े, और गर्मी के दिनों में कैसे हम लोग ठंडे लगने वाले कपड़े पहनते हैं, ये आप लोग। उसी प्रकार से घर भी, जिन प्रदेशों में बहुत अधिक वर्षा होती है वहाँ पर अलग प्रकार के घर बनाए जाते हैं। जहाँ पर कम वर्षा है, तापमान अधिक है, वहाँ पर अलग प्रकार के घर बनाए जाते हैं। इसके 3 उदाहरण दिए हैं, उनको हम लोग देखते हैं। राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? वेरी सिंपल, राजस्थान में क्या है, बहुत अधिक तापमान है, और अधिक तापमान होने के कारण क्या होता है, घर के अंदर दीवारों से गर्मी का रिसाव न हो, इसलिए दीवारें उनकी मोटी होती है, यानी कि विड्थ में बड़ी होती है, और छत उनकी चपटी होती है ताकि ऊपर से हवा चले। तो इस प्रकार से इसके लिए राजस्थान में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तराई क्षेत्र आप लोगों ने बताया था जब हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को देखा था कि हमारा जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी का जो निचला हिस्सा है, तलहटी क्षेत्र, जिसे जला अपन बेसमंतो पायथा कहते हैं हम लोग उसको, तो उसको तराई क्षेत्र कहते हैं। तो तराई क्षेत्र तथा गोवा और मैंगलोर में ढाल वाली छत है, क्योंकि इन प्रदेशों में भारी मात्रा में वर्षा होती है, खास तौर पे वर्षा ऋतु में। जून से सितंबर में भारी वर्षा होती है यहाँ पर, और इसीलिए वर्षा का जल आसानी से घरों से नीचे चला जाए जल्दी से, और इसीलिए वहाँ पर ढलान वाली घर बनाए जाते हैं या छत बनाई जाती है। लास्ट है, असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? असम में भारी मात्रा में बारिश होती है और वहाँ पर दलदल बन जाता है, और इसीलिए दलदल से ऊपर वो लोग बांस के ऐसे खंभे बनाते हैं जिसको स्टिल्ट कहते हैं, और वहाँ पर फिर वो लोग ऊपर में घर बनाते हैं, जिससे वर्षा से भी, मतलब दलदल से भी संरक्षण हो, और कीड़े मकोड़े जो होते हैं या जो सरीसृप सर्प होते हैं उनसे भी उनका रक्षण हो, और इसीलिए वहाँ पर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे मेन फैक्टर आज का जो है इम्पोर्टेंट, जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक। जलवायु को नियंत्रित मतलब होता है वेरी सिंपल, कि किसी भी जगह की, किसी भी क्षेत्र की जलवायु जो हम लोग तय करते हैं, तय करते समय उसमें कौन से फैक्टर जो है, कौन से ऐसे कारक है, उस पर आधारित वहाँ की जलवायु निर्धारित होती है। उसमें सबसे पहला जो कारक है अक्षांश, दूसरा है ऊंचाई या तुंगता, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्री से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावल। इसे हम लोग एक एक करके अब देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को ठीक से देखिए, ये आप लोग 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये रेड कलर में उष्णकटिबंध है, ग्रीन कलर में शीतोष्ण कटिबंध है, और शीत कटिबंध आप लोग जानते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध, ये हीट जोन ऑफ द अर्थ।
तो आप लोग देखते हैं कि जो हमारा ये जो सन है, इस सन के जो रेज है ये 23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिण डिग्री तक सीधे गिरती है, और इसीलिए वहाँ पर वर्षभर तापमान अधिक होता है, और इसीलिए वहाँ उष्णकटिबंध है। 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री 66 डिग्री उत्तर अक्षांश और 23.5 से 66 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में तापमान थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी हो जाती है, और इसीलिए वहाँ मिलने वाला तापमान कम होता है, और इसीलिए वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध, मतलब वहाँ बहुत अधिक गर्मी भी नहीं है और बहुत अधिक ठंडी भी नहीं है। मानवीय जीवन के लिए अनुकूल ये कटिबंध माना जाता है। और लास्ट है जहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँचती नहीं हैं, ये है आपके ध्रुवीय प्रदेश, और यहाँ पर इसीलिए वर्षभर तापमान ठंडा रहता है और वहाँ पर हमेशा बर्फ बना होता है। तो इस प्रकार से ये तापमान का वितरण है। प्यारे बच्चों, ये तापमान का वितरण है अक्षांश के अनुसार। कैसे है? अक्षांश के अनुसार। वेरी सिंपल, एक ही लाइन ध्यान में रखना है अभी आपको। जैसे जैसे हम लोग ध्रुवीय, माफ कीजिए, विषुववृत्त से ध्रुवीय प्रदेश की ओर जाएंगे, दोनों तरफ मैंने दिखाए हैं, दोनों तरफ ध्रुव है, उत्तर ध्रुव ऊपर, दक्षिण ध्रुव नीचे। जैसे जैसे हम लोग विषुववृत्त से, ये 0 डिग्री विषुववृत्त है, तो जैसे जैसे हम लोग विषुववृत्त से ध्रुवीय प्रदेशों की ओर जाएंगे, वैसे वैसे तापमान क्या होता है? कम होता है। ये सिंपल एक कारण आप ध्यान में रखना है। अब इससे जलवायु निश्चित होगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ कोई क्षेत्र है, आप आसानी से बता सकते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी होगी। सिंपल, उष्ण जलवायु होगी। अगर कोई स्थान यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी? वेरी सिंपल, शीतोष्ण। और कोई स्थान अगर यहाँ बसा हुआ है ध्रुवीय प्रदेशों में, तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी? वेरी सिंपल, वहाँ की जलवायु कैसी होगी? शीत जलवायु होगी, यानी कि ठंडी जलवायु होगी। मतलब वो स्थान कौन से अक्षांश पर बसा हुआ है उस पर आधारित है। अभी इसी को हम लोग भारत को लेते हैं। भारत के दक्षिण में विषुववृत्त है, और इसीलिए दक्षिण भारत का तापमान हमेशा अधिक होता है, और भारत से कर्क रेखा गई है 23.5 डिग्री है, और हमारा जो कश्मीर है यहाँ आता है, तो इसीलिए वहाँ पर जलवायु क्या है? शीतोष्ण है। और कश्मीर ये बहुत ऊंचाई पर होने के कारण वो वहाँ की जलवायु ठंडी। तो इस प्रकार से अक्षांश है। वेरी सिंपल, जैसे जैसे हम लोग ध्रुवीय प्रदेश से, माफ कीजिए, विषुववृत्त से ध्रुवीय प्रदेशों की ओर जाएंगे, वैसे वैसे तापमान कम होता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग, ऊंचाई या तुंगता। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं समुद्र तल से हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ये समुद्र तल है, हम यहाँ अभी मैदान में पहुँचे हैं। तो मैदान एक समतल भूभाग होता है, और इसीलिए ये समुद्र तल से बहुत ऊंचा नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर सामान्य जलवायु होती है। फिर आगे हम लोग जाएंगे, पठारों पर जाएंगे, तो वहाँ पर भी तापमान थोड़ा कम हो जाता है। और फिर हम लोग और अगर पर्वत पर चढ़ेंगे, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो पर्वत की बहुत अधिक होती है, और इसीलिए समुद्र तल से हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान क्या होता है? कम होता है। तो वेरी सिंपल, अगर कोई स्थान मैदानी प्रदेशों में है तो तापमान वहाँ पर थोड़ा अधिक होगा, वही पठारी प्रदेशों में है तो तापमान वहाँ पर थोड़ा कम होगा, और पर्वत अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो वहाँ की जलवायु ठंडी होगी। और इसीलिए प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि लगभग जितने भी ठंडे प्रदेश है, ये जो हम लोग ख़ास तौर पे गर्मियों के दिनों में घूमने के लिए जाते हैं, जिसे हम लोग हिल स्टेशन कहते हैं, वो हिल स्टेशन
पर ठंडी जलवायु पाई जाती है। इसका कारण ये है कि जैसे जैसे हम लोग समुद्र तल से ऊंचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम होता है, और पर्वत ये समुद्र तल से बहुत ऊंचे होते हैं, इसीलिए वहाँ पर तापमान कम होता है और इसलिए वहाँ की जलवायु ठंडी होती है। इसमें पठार भी, अगर पठार बहुत ऊंचे है, जैसे उदाहरण के लिए हमारा लद्दाख का पठार देखिए, वो बहुत ऊंचा है, लगभग 3000 मीटर से भी 4000 मीटर से भी वो ऊंचा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर तापमान एकदम कम होगा, ठंडा होगा। तो इस प्रकार से ये तुंगता या ऊंचाई जो है ये जलवायु को प्रभावित करती है। अब देखेंगे वायुदाब और पवन तंत्र। इसमें पवन तंत्र चाहिए। पवन तंत्र, प्यारे बच्चों इस डायग्राम को देखिए, वेरी सिंपल। तो वायुदाब और पवन तंत्र, क्योंकि ये एक दूसरे से इनका संबंध है, मतलब दाब जो होता है वो वायुदाब जो होता है, ये वायुदाब किस पर निर्भर होता है? तापमान पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? तापमान पर निर्भर होता है। देखिए यहाँ पर उच्च तापमान है, मतलब वहाँ अधिक तापमान है। तो जहाँ अधिक तापमान होता है वहाँ पर ये निम्न वायुदाब होता है। निम्न मतलब कम, लो प्रेशर। और जहाँ पर निम्न तापमान होता है, मतलब कम तापमान होता है, वहाँ पर उच्च वायुदाब होता है, यानी कि हाई प्रेशर। फिर से देखिए एकदम उल्टा रिलेशन है, तापमान अधिक तो दाब कम, और तापमान कम तो दाब ज़्यादा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों होता है? वेरी सिंपल, वायुदाब कुछ भी, वायुदाब क्या होता है? वायुदाब कुछ नहीं प्यारे बच्चों, देखिए ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ये वायुमंडल के सारे गैसेस है। जब ये गैसेस एक साथ, इसको हम लोग ये समुद्र तल मान लेते हैं, ये हमारा भूभाग है और ये भूभाग से लगा हुआ हमारा ये गैसों की परत है, ये इसको कहते हैं वायु हम लोग। तो ये वायु का जो पड़ने वाला जो प्रेशर है, दबाव है, उसी को हम लोग वायुदाब कहते हैं। सिंपल। अब हम देखेंगे कि इसको तापमान कैसे प्रभावित करता है। अब देखिए वेरी सिंपल, जब यहाँ पर मान लेते हैं तापमान अधिक हो गया, मैं प्लस का साइन करता हूँ अधिक के लिए, तापमान अधिक हो गया तो क्या होगा? ये जो हवा है, ये जो पवन है, ये जो गैस है, ये क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। अब गर्म हो जाने के बाद में जब वायु गर्म होती है तो वो सबसे पहले क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। और जब वो हल्की हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगी। ये एक प्रभाव होगा। और दूसरा प्रभाव, जब कोई भी वायु गर्म होती है तो वो एक दूसरे से अलग होती है, जिसे हम लोग मराठी में प्रसरण पावने म्हणतो आपण त्याला, ठीक है। वो एक दूसरे से अलग होगी, और एक दूसरे से अलग होगी तो यहाँ पर गिरने वाला जो है दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये यहाँ की गैस जो है, यहाँ की जो वायु है, ये कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है हल्की होके, क्योंकि तापमान अधिक होने के कारण वो हल्की हो गई और इसलिए ऊपर जा रही है। जब यहाँ की वायु ऊपर जाएगी तो यहाँ पर पड़ने वाला दाब क्या हो जाएगा? डेफिनेटली कम हो जाएगा। और इसीलिए जहाँ पर तापमान अधिक, प्लस मतलब अधिक, वहाँ पर दाब क्या होता है? कम। इसकी उल्टी स्थिति देख लीजिए। अब ये वायुदाब है, ये हमारा स्थलमंडल है, परपट्टी है जहाँ हम रहते हैं। तो ये गैसों की परत है, ये गैसेस है, सारे वायु है ये। अब ये वायु यहाँ पर तापमान क्या है? कम है। तापमान कम होने के कारण क्या होंगे? ये जो गैसेस है, ये जो वायु है, ये सिकुड़ जाएगी, मतलब वहाँ का प्रेशर वही बना रहेगा, ना ये ऊपर जाएगी ना ये गर्म होगी ज़्यादा। और इसीलिए वहाँ की जो वायु है वही बनी रहेगी, और इसीलिए वहाँ पड़ने वाला जो प्रेशर है वो अधिक रहेगा, और इसीलिए वहाँ पर क्या होगा? उच्च वायुदाब। एकदम सिंपल, जहाँ तापमान अधिक वायुदाब कम, तापमान कम वायुदाब ज़्यादा, व्यस्त रिलेशन है इनका। और इसीलिए इस प्रकार से देखिए तापमान ने किसको प्रभावित किया? वायुदाब को। अब वायुदाब के अनुसार पवन बहते हैं। पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहते हैं।
ध्यान रखिए कि पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहते हैं। तो इस प्रकार से ये वायुदाब और पवन है। तो वेरी सिंपल। आप बोलेंगे सर अब ये जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? वेरी सिंपल। अभी आपने देखा कि पवन कैसे बहते हैं। मान लेते हैं कि जहाँ ठंडा प्रदेश है वहाँ पर अगर गर्म पवन आ गई तो क्या हो जाएगा? वहाँ की जलवायु चेंज हो जाएगी। या किसी प्रदेश से ठंडी पवन बह रही है तो वहाँ की जलवायु ठंडी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये वायुदाब जो है वो पवन तंत्र ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे हम लोग समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। प्यारे बच्चों, हमने देखा था कि सामान्यतः ये जो तटीय इलाके होते हैं ये तटीय इलाकों में हमने देखा था कि इसके तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं आता है दिन और रात के। लेकिन जैसे जैसे हम लोग समुद्र के अंदर जाएंगे, मतलब समुद्र से मतलब देश के भीतरी भागे में मतलब भूभागों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर अंतर आता है। अब कैसे अंतर आता है? वेरी सिंपल। यहाँ जल है और जल होने के कारण वहाँ पर क्या है, पानी अधिक गर्म नहीं होता है, ठंडा नहीं होता है और इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर वैसा ही बना रहता है। और जैसे जैसे हम लोग आंतरिक भागों में जाएंगे तो वहाँ के दिन और रात के तापमान में भी अंतर आता है और ऋतुओं में भी अंतर आता है। ऋतुओं में मतलब ऋतुओं में भी जलवायु में अंतर आता है ऋतुओं के अनुसार। जैसे उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर हम लोग देते हैं ये केरल में तिरुवनंतपुरम में या शीत ऋतु में भी टेम्परेचर लगभग उतना ही है और ग्रीष्म ऋतु में भी टेम्परेचर उतना ही है, कोई फर्क नहीं है। ये मुंबई है, यहाँ पर भी शीत ऋतुओं में और ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर उतना ही है क्योंकि वो तट के पास में है। लेकिन जैसे भीतरी भाग में जाएंगे, यहाँ पर हमारा नागपुर है, माफ कीजिए, ये यहाँ पर नागपुर है, थोड़ा ऊपर है, नागपुर है। तो ये समुद्र तट से बहुत दूर है और इसीलिए यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है, शुष्क, और मुंबई की उष्ण एवं आर्द्र और यहाँ की नागपुर की उष्ण एवं शुष्क। इतना ही नहीं, मुंबई में आपको शीत ऋतुओं में ठंडी ज़्यादा महसूस नहीं होगी लेकिन नागपुर में आपको ज़्यादा ठंडी महसूस होगी। मतलब जो आंतरिक भूभाग है ये दिन और रात के तापमान में तो फर्क देख पाते ही है, लेकिन साथ साथ ऋतुओं में भी बहुत अधिक अंतर पाते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में बहुत अधिक गर्मी और ठंडी के दिनों में बहुत अधिक ठंडी। लेकिन ये स्थिति आपको तटीय क्षेत्र में नहीं दिखेंगे। तो वेरी सिंपल, जो स्थान तटीय क्षेत्र से यानी कि समुद्र से दूर होते हैं वहाँ के तापमान में अधिक अंतर आता है। वहाँ के हर एक ऋतुओं में वहाँ के तापमान अधिक मात्रा में परिवर्तित होते हैं, लेकिन तटीय इलाके में ऐसे नहीं होते हैं। महासागरीय धाराएं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग पढ़े हो। महासागरीय धाराएं मतलब क्या है कि महासागरों में जल की जो धाराएं है एक पवन की गति के कारण एक स्थान से दूसरी दिशा की ओर वो लगातार बहती रहती है। इनको समुद्री नदियां भी कहा जाता है या महासागरीय रिवर भी कहा जाता है। तो वेरी सिंपल, जिस प्रदेश के पास से जो महासागरीय धाराएं बहेगी, वेरी सिंपल, महासागरीय धाराएं दो होती है, एक उष्ण प्रवाह और दूसरा शीत प्रवाह, हॉट स्ट्रीम एंड कोल्ड स्ट्रीम, शीत प्रवाह और उष्ण प्रवाह। तो ये भी प्रभावित करते हैं जलवायु को। वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, एक्चुअल आप लोग जानते हैं ये जो पूर्वीय यूरोप का किनारा है, तट है, ये कंप्लीटली लगभग शीत कटिबंध में आता है। थोड़ा नीचे का हिस्सा शीतोष्ण में, लेकिन ऊपर का हिस्सा उनका शीत कटिबंध में आता है। लेकिन वहां से अब देखिए एक उष्ण प्रवाह बहता है जो ये जिसे हम लोग कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, यहां से शुरू होता है ये गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर से, और फिर यहाँ जाके वो ऐसा रिटर्न आता है पश्चिम यूरोप के तट से, पश्चिमी यूरोप के तट से। इसके कारण यहाँ जो है, ये जो है यूरोप का जो पश्चिमी किनारा है, ये उबदार बन गया है, शीतोष्ण बन गया है। एक्चुअल में वो ठंडा है, लेकिन वहाँ पर
उष्ण प्रवाह बह रहा है, कौन सा, गल्फ स्ट्रीम, क्या नाम है इसका, गल्फ स्ट्रीम। तो इस प्रकार से वहां पर उसकी जलवायु बदल जाती है। दूसरा जो है ये यहां से लैब्राडोर शीत प्रवाह, कनाडा के तट से ये लैब्राडोर शीत प्रवाह, ये शीत है, ठंडा है, और ये पहले से ही ये प्रदेश ठंडा है एकदम। इसके कारण शीत ऋतुओं में यहाँ के जो पोर्ट है, समुद्री बंदरगाह जो है, वो पूरी तरह से जम जाते हैं, यानी कि उसका रूपांतर बर्फ में बन जाता है। देखिए, अगर वहाँ की जलवायु, वहाँ अगर उष्ण प्रवाह बहता तो शायद साल भर वो लोग अपने बंदरगाह का उपयोग कर सकते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देखते हैं जापान से आने वाला ये कुरोशिओ प्रवाह और ये ओकोटस्ट प्रवाह, इस प्रकार के प्रवाह, इधर से आपको ब्राजीलियन प्रवाह, इस प्रकार के कई सारे प्रवाह ये बहते हैं। तो प्यारे बच्चों, वेरी सिंपल, आपको इतना ही भी ध्यान में रखना है, जिस क्षेत्र से जो प्रवाह बहता है उसका उस देश के जलवायु पर प्रभाव। वेरी सिंपल। जैसे यूरोप के पश्चिमी तट से गल्फ स्ट्रीम उबदार प्रवाह बहता है, इसलिए वहाँ की जलवायु शीतोष्ण हो गई। वही कनाडा के पूर्वीय तट से लैब्राडोर शीत प्रवाह बहता है, इसलिए वहाँ की जलवायु शीत हो गई, ठंडी हो गई। तो इस प्रकार से ये 5 कारण थे, और अभी लास्ट कारण है उच्चावच। प्यारे बच्चों, उच्चावच को हम लोग देखेंगे कि उच्चावच कैसे जलवायु को प्रभावित करता है। प्यारे बच्चों, उच्चावच मतलब ऊंचे भाग, ऊंचा भूभाग, यानी कि जिसमें हम लोग सामान्यतः पर्वत लेते। तो ये पर्वत अगर ऊंचा है तो पर्वत 2 तरीके से प्रभाव करता है। नंबर 1, वहाँ के तापमान को भी प्रभावित करता है, और नंबर 2 वर्षा को भी प्रभावित करता है। अब कैसे करता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे तापमान को कैसे प्रभावित करता है। अगर पर्वत बहुत ऊंचा है तो क्या होता है कि वो सारी जो तापमान को अवरोधित कर देता है, मतलब रोक देता है, जिसके कारण उसके दूसरे साइड में तापमान कम हो जाता है और वहाँ पर ठंडी जलवायु पाई जाती है या ठंडा मौसम पाया जाता है। ये एक कारण है तापमान को ऊपर प्रभावित करने। अब हम देखेंगे जो मुख्य कारक है वर्षा को कैसे प्रभावित करता है। प्यारे बच्चों, ये डायग्राम देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, बाद में आपको देखेंगे। पहले डायग्राम को देखते हैं। देखिए, यह डायग्राम है, ये मैंने यहाँ पर पर्वत निकाला है। तो एक मिनट बेटा, पर्वत निकाला है। तो जब पर्वत अगर ऊंचा है, अगर वो बाष्पयुक्त पवनों को रोकने में सक्षम हो जाता है, बाष्पयुक्त पवनों को रोकने में सक्षम होता है, तो उस दिशा में, उस क्षेत्र में भारी वर्षा का कारण बन जाता है पर्वत। जैसे देखिए यहाँ पर ये बाष्पयुक्त पवनें ऊपर जा रही है, ये ऊपर जा रही है, और कोई भी बाष्पयुक्त पवन जैसे जैसे ऊपर जाती है ऊपर ठंडी होती है, और इसीलिए उस बाष्प का रूपांतर जो है किसमें हो जाता है, जलकणों में हो जाता है, उसके बादल बन जाते हैं, और फिर बादल का रूपांतर जलकणों में होता है, और वो जलकण जो है वर्षा के रूप में नीचे आते हैं, उसी को हम लोग वर्षा कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होती है। प्यारे बच्चों, जब बाष्पयुक्त पवनों को पर्वत रोकने में सफल हो जाता है, उतनी उसकी ऊंचाई है, तो उस प्रदेश में भारी मात्रा में वर्षा होती है। उदाहरण के लिए हम लोग बाद में देखेंगे, मैं इंडिया के मैप में आपको दिखाता हूँ। लेकिन जैसे ही ये पवने इस पर्वत को पार करके इधर आ जाते हैं दूसरे साइड में, जैसे ये पर्वत का पूर्वी हिस्सा हो गया और पर्वत का ये पश्चिमी हिस्सा हो गया, तो जब ये पूर्वी हिस्से में आ रहे हैं तो वहाँ पर इधर ये बहुत अधिक वर्षा देते हैं, इसलिए ये थोड़े शुष्क हो जाते, कोरडे, ड्राई हो जाते, और इसीलिए यहाँ पर अल्प वर्षा होती है। ध्यान दीजिए बड़े बच्चों, अल्प वर्षा, और इसलिए उसको वर्षा छाया का प्रदेश कहते हैं। मतलब केवल वो वर्षा की एक छाया गिरती है, अल्प वर्षा होती है, उसको अंग्रेजी में रेन शैडो एरिया कहते हैं, और उसको पवनाभिमुख ढाल कहते हैं। इस ढाल को क्या कहते हैं, ये ढाल हुई पवनाभिमुख, मतलब पवन इस दिशा में आ रहे हैं, उसके विमुख मतलब विरुद्ध, इसलिए वहां पर क्या होता है, पवनाभिमुख ढाल पर अल्प वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि वो पवन दूसरे ढाल पर पहले ही अधिक वर्षा देते हैं, और जब आगे आते हैं तब वो शुष्क हो जाते हैं, इसलिए वहाँ अल्प वर्षा होती है, और इसीलिए
उसको हम लोग वर्षा छाया का प्रदेश कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पर्वत है ये वर्षा का कारण बनते हैं। अब हम इंडिया के मैप में देखेंगे इसी का उदाहरण जो भारत को आमतौर पर प्रभावित करता है। आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका पूर्वीय घाट पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वीय घाट है। और जब दक्षिणी पश्चिमी पवन जो भारत में आते हैं ये अरब सागर से व हिंद महासागर से आने के कारण भारी मात्रा में बाष्पयुक्त होते हैं, नम युक्त होते हैं, और जैसे ही ये हमारे इस वेस्टर्न घाट को टकराते हैं और इसीलिए यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होती है। कैसी होती है? भारी मात्रा में वर्षा होती है। ये सारा जो प्रदेश है यहाँ पर केरल से तट से लेकर वहाँ पर आगे भी लगभग ये गुजरात का हिस्सा, ये सारा प्रदेश यहाँ भारी मात्रा में वर्षा होती है। तो इस प्रकार से ये वर्षा होती है। अब देखिए दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ये है अरावली पर्वत। अब ये कैसे प्रभाव करता है देखिए, ये अरावली पर्वत जो है इन पवनों को, ये पवन आगे जा रहे हैं, इन पवनों के समांतर दिशा में है, मतलब वो पवने सीधे निकल जा रहे हैं। और ऊपर आप लोग जानते हैं ये हिमालय पर्वत है। इन पर्वतों को टकरा के फिर ये इनकी डायरेक्शन ऐसी हो जाती है और दूसरी एक जो शाखा है यहाँ से सीधी जाती है और ये गारो, खासी, जैतिया, पटकाई भूम यहाँ टकरा कर इधर जाती है उत्तरी मैदानी प्रदेशों में, यहाँ भारी वर्षा होती है। तो देखिए एक पर्वत जो है वो वर्षा का कारण बना, तो दूसरा पर्वत जो उसके समांतर दिशा में होने के कारण अरावली पर्वत, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। और इसीलिए प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं यहाँ पर क्या निर्माण हुआ है? मरुस्थल। तो इस प्रकार से पर्वत जो है क्या बनते हैं? वर्षा के कारक बनते हैं और वहाँ उस प्रकार की जलवायु, और इसीलिए यहाँ भारी मात्रा में वर्षा होती है। गंगा के मैदानी प्रदेशों में भारी मात्रा में वर्षा होती है। तो ये प्रमुख कारण है। तो आज हम लोग यही रुकते हैं। कल हम लोग देखेंगे भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यही इसमें से 2-3 कारक है और कुछ एक्स्ट्रा जो विस्तृत रूप में हम लोग पढ़ेंगे। इसके ऊपर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं प्यारे बच्चों, उन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको आप लोग नोटबुक में उतार दीजिए। इसके बाद में हम लोग दूसरे भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।